वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हम आपके लिए एडवांस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सीरीज का सेकंड वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम 5 एडवांस्ड स्ट्रेटजीज ऑफ बोलिंजर बैंड्स देखेंगे, जिसमें हम प्राइस एक्शन, मोमेंटम, वोलेटिलिटी और अदर इंडिकेटर्स का भी यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ बोलिंजर बैंड्स एंड इट सेटिंग्स। ये मैंने आपको बोलिंजर बैंड्स की पिछली वीडियो में सिखाया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। इसके बाद हम स्ट्रेटेजी नंबर 1 सीखेंगे, जिसमें हम बोलिंजर बैंड्स प्लस प्राइस एक्शन का यूज करेंगे। ये वाली स्ट्रैटेजी हाई वोलेटाइल साइडवेज मार्केट के लिए होगी। और जो हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 2 है वो होगी बोलिंजर बैंड्स ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। ये वाली स्ट्रैटेजी हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करेंगे। जो हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 3 होगी वो होगी बोलिंजर बैंड्स ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ये वाली स्ट्रैटेजी हम लो वोलेटाइल साइडवेज मार्केट में यूज करेंगे। जो हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 4 होगी वो होगी बोलिंजर बैंड्स ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी। इसमें हम अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड करेंगे। अगर आप ट्रेंड चल रहा है तो हम वहां पर रिवर्सल पॉइंट्स देखेंगे। और जो हमारी यहाँ पर लास्ट स्ट्रैटेजी है, यानी कि स्ट्रैटेजी नंबर 5, वो होगी बोलिंजर बैंड्स प्लस सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में हम डबल कंफर्मेशन देखेंगे। तो ये एक वीडियो आपको हर तरह के मार्केट के लिए प्रिपेयर रखेगा विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 रखते हैं, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम 10 के सब्सक्राइबर्स के बहुत नजदीक है, तो आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। सबसे पहले हम बोलिंजर बैंड्स का एक क्विक रिवीजन देंगे, जिसमें हम इसका बेसिक यूज और इसकी सेटिंग्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज के सेक्शन में जाएंगे। तो बोलिंजर बैंड को अपने चार्ट पे ड्रा करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है बोलिंजर बैंड। और जो यहाँ पर पहला आ रहा है आपको इस पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि आपके चार्ट पे बोलिंजर बैंड्स ड्रा हुए हैं। फिर हम इसकी सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी इनपुट्स वाली सेटिंग देखेंगे। यहाँ पर है लेंथ 20, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है सोर्स, इसमें हम क्लोज भी रख सकते हैं और HR2 भी रख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको HR2 रखना है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको क्लोज रखना है। उसके बाद है STDEV, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हम 2 ही रखेंगे। अगर आपको इसको डीप में समझना है कि ये कैसे हम रखते हैं, क्यों रखते हैं, तो आप हमारी पहली बोलिंजर बैंड वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा। उसके बाद आपको स्टाइल्स में आना है। यहाँ पर जो बेसिस लिखा है ये है इस मिडिल लाइन की सेटिंग, यानी कि आपको इसका कलर क्या रखना है। इसका कलर हम यहाँ पर ब्लू रखेंगे और इसकी जो थिकनेस है वो हम लेवल 3 पर रखेंगे। फिर उसके बाद अपर बैंड, यानी कि ये वाला जो बैंड है, इसकी हम सेटिंग्स देखेंगे और इसका कलर चूज करेंगे। इसका हम कलर रखेंगे रेड, ताकि आपको समझ आए। मैंने पिछले वीडियो में इन दोनों बैंड्स का जो कलर है वो रेड रखा था, तो आप यहाँ पर भी रेड रखेंगे हम। और इसकी जो थिकनेस है वो लेवल 3 पर रखेंगे यहाँ पर। और जो लोअर बैंड इसके बाद है, यानी कि नीचे वाला बैंड, इसका जो कलर है वो हम ग्रीन रखेंगे, ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए अपर और लोअर बैंड के दरमियान। इसकी जो थिकनेस है वो हम लेवल 3 पर रखेंगे। बाकी आपको किसी भी सेटिंग के साथ नहीं छेड़ना है। यहाँ पर दिख रहा है आपको डिफॉल्ट्स, इसको मैं सेव एज डिफॉल्ट करूंगा और इसके बाद इस पे ओके करूंगा। तो आप देख सकते हो कि हमने अपने चार्ट पर ब्यूटीफुली बोलिंजर बैंड ड्रा किया है। हमने देखा अभी तक कि बोलिंजर बैंड जो है ये 3 लाइन्स का बना होता है। इसमें जो मिडिल लाइन होती है वो होती है 20 सिंपल मूविंग एवरेज। फिर उसके बाद एक लोअर बैंड होता है और एक अपर बैंड होता है, जो कि आपको मैंने इमेज में दिखाया था। ये जो ऊपर का बैंड होता है जिसे हम अपर बैंड कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का बैंड है जो नीचे होता है, इसे हम लोअर बैंड कहते हैं। और जो ये मिडिल में लाइन होती है ये है 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। बोलिंजर बैंड्स मेजर वोलेटिलिटी ऑफ द प्राइस मूवमेंट। इसका मतलब होता है कि प्राइसेस में कितना मूवमेंट आ रहा है, उसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर प्राइस जो है ऐसे चल रहा है, वो मूवमेंट कम दे रहा है, तो हम इसे लो वोलेटिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर इसी रेंज में प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, यानी कि प्राइसेस में अच्छा खासा मूव है, तो हम इसको हाई वोलेटिलिटी कहते हैं। यहाँ पर आपको ये 2 चीजें याद रखनी है कि हाई वोलेटिलिटी क्या होती है और लो वोलेटिलिटी क्या होती है, क्योंकि ये हमें आगे स्ट्रेटजीज में देखना है। वोलेटिलिटी इज द रेट एट विच द प्राइस ऑफ ए स्टॉक इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो कि मैं अभी समझा रहा था कि प्राइसेस में कितना मूवमेंट आ रहा है, वो किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं और किस रेट से डिक्रीज हो रहे हैं, उसे हम वोलेटिलिटी ऑफ द प्राइसेस कहते हैं, जो कि हमें बोलिंजर बैंड्स मेजर करके देते हैं। बोलिंजर बैंड्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन मार्केट वोलेटिलिटी। अगर मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है तो बोलिंजर बैंड्स जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम है, यानी कि लो वोलेटिलिटी है, तो जो बोलिंजर बैंड्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यही चीजें आपको याद रखनी है, ये हम स्ट्रेटजीज में यूज करेंगे।
Bollinger Bands can be used to identify overbought and oversold conditions in the market. मैंने आपको RSI की वीडियो में समझाया था कि हम overbought और oversold RSI की हेल्प से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तब हम RSI से overbought और oversold रीजन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप overbought और oversold रीजन्स Bollinger Bands की हेल्प से आइडेंटिफाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साइडवेज मार्केट है जिसमें हाई वोलेटिलिटी है, यानी कि प्राइसेस में अच्छा खासा मूवमेंट है, लेकिन जो मार्केट है वो साइडवेज मार्केट है, जब भी प्राइसेस बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड पर पहुंचेगी तो हम कंसिडर करेंगे मार्केट ओवरबॉट रीजन में आ गया है। सिमिलरली जब मार्केट एक सपोर्ट पर आएगा या सपोर्ट से थोड़ा नीचे आएगा तो हम वहां पर मार्केट को समझते हैं ओवरसोल्ड। ये वाली स्ट्रेटेजी आपको तभी यूज करनी है जब मार्केट साइडवेज हाई वोलेटिलिटी कंडीशंस में होगा। Bollinger Band squeeze occur when the bands narrow significantly, indicating low volatility and a potential period of consolidation। इसका मतलब होता है जब भी आपको दिखे कि Bollinger Bands जो है वो बहुत ज्यादा नैरो हो रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उस पीरियड को हम लो वॉलेटिलिटी पीरियड कहते हैं। उस वाले पीरियड में या तो कंसोलिडेशन चल रही होती है या तो लो वॉलेटिलिटी साइडवेज मार्केट होता है। इस मार्केट को हम अवॉइड करते हैं। Bollinger Band हम दो ही काइंड्स ऑफ मार्केट में यूज करते हैं, एक है हाई वॉलेटिलिटी साइडवेज मार्केट और दूसरा है ट्रेंडिंग मार्केट। जब एक मार्केट अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा या मार्केट में एक साइडवेज मार्केट होगा उसमें वोलेटिलिटी हाई होगी, इन मार्केट कंडीशंस में हम Bollinger Band को यूज करते हैं। बाकी सारे मार्केट कंडीशंस में हम इसको अवॉइड करते हैं। अब जो हमारी सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो है Bollinger Bands प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में हम प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको इस स्ट्रेटजी में की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं, यानी कि आपको अपने चार्ट पे सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करनी है। फिर आपको अपने चार्ट पे Bollinger Band ड्रॉ करना है। उसके बाद अगर आपको देखिए when the price is approaching a support level and is touching the lower Bollinger Band, it can be a signal to buy the asset। हम मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइसेस इस सपोर्ट लेवल पर आ रहे हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस सपोर्ट पे आपको लोअर Bollinger Band भी मिल रहा है, तो यहाँ पर आप अपना बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। When the price is approaching a resistance level and is touching the upper Bollinger Band, it can be a signal to sell the asset। इसका मतलब होता है हम मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक अपर बैंड है Bollinger Band का। अगर प्राइसेस यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये वाली स्ट्रैटेजी आपको हर मार्केट में यूज नहीं करनी है। ये वाली स्ट्रैटेजी जो है स्पेशली डिजाइन हुई है हाई वोलेटाइल साइडवेज मार्केट के लिए। इसका मतलब होता है हम मान लेते हैं ये एक साइडवेज मार्केट है जिसमें वोलेटिलिटी अच्छी खासी है, यानी कि प्राइसेस में मूवमेंट ठीक ठाक आ रहा है। ये होता है हाई वोलेटाइल। दूसरा होता है कि रेंज बड़ी है लेकिन जो मार्केट में मूव है वो छोटा सा आ रहा है, इसे हम लो वोलेटाइल मार्केट कहते हैं। इस मार्केट में हम ये वाली स्ट्रेटेजी यूज नहीं करेंगे। अगर आपको एक हाई वोलेटाइल साइडवेज मार्केट दिख रहा है उसमें आपको रेजिस्टेंस के साथ अपर बैंड मिलेगा और सपोर्ट के साथ Bollinger Band का लोअर बैंड मिलेगा। जब भी प्राइसेस लोअर बैंड के पास आएंगे यानी कि इस सपोर्ट के पास आएंगे तो आपको बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम और कैंडलस्टिक के साथ भी कंफर्मेशन मिले तो वो डबल कंफर्मेशन होती है। सिमिलरली जब भी प्राइसेस रेजिस्टेंस के पास आए तो आप यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब हम ये वाली स्ट्रैटेजी रियल चार्ट पर समझेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर अब साइडवेज मार्केट होने वाला है या नहीं होने वाला, और हम यहाँ पर ट्रेड्स को इनिशिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि 10 बजे या 10:30 से लेकर अप टू 12:30 या 1:30 बजे तक जो मार्केट होता है वो साइडवेज मार्केट होता है। 80% टाइम्स ऐसा होता है, 20% टाइम्स मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो इस रेंज में अगर आपको साइडवेज मार्केट मिले और उस मार्केट की वोलेटिलिटी जो है वो हाई होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक केस लिया है, यहाँ पर एक हमने सपोर्ट ड्रा करके रखा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और इसी के साथ साथ यहाँ पर Bollinger Band का अपर बैंड है और यहाँ पर Bollinger Band का लोअर बैंड है। तो ये एक हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडल है ये है 10:05 का। इसके बाद जो मार्केट है वो साइडवेज मार्केट में चला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट पर हमें मिडिल Bollinger Band का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी हम यहाँ पर इसको कंफर्म नहीं करेंगे क्योंकि अभी साइडवेज मार्केट बना नहीं है। तो यहाँ पर तक आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो कम्प्लीटली साइडवेज हो चुका था और यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हैमर जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं उसकी हमें रिवर्सल कंफर्मेशन मिल रही है और यहाँ पर Bollinger Band का अपर बैंड भी है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी अप टू दिस सपोर्ट लेवल, तो जो कि हमारा कंफर्म हुआ। सिमिलरली यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट पर
प्राइसेस आए हैं और इन्होंने लोअर बोलिंगर बैंड का भी सपोर्ट लिया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, फिर से यहाँ पर प्राइसेस आए हैं, फिर से वो नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। इस वाली स्ट्रैटेजी में आपको इतना ही देखना है कि हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट होना चाहिए। अगर आप लो वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट ढूंढेंगे तो वहां पर आप फंस सकते हैं। इसी चार्ट में मैं अगर आगे चलूं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट है। यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस के साथ साथ अपर बोलिंगर बैंड की रेजिस्टेंस मिल रही है, तो यहाँ पर भी हम सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। सिमिलर तो यहाँ पर हमें लोअर बैंड और बोलिंगर बैंड का सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पर हमें मॉर्निंग स्टार कैंडल भी मिल रही है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, तो यहाँ पर भी हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, यहाँ पर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, यहाँ पर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ और सिर्फ 10 बजे से लेकर या 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक यूज करनी है। ये मोस्टली स्टॉक्स में आपको दिखेगा जो कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स है। जो हमारी पहली बोलिंगर बैंड्स की स्ट्रैटेजी थी वो थी फॉर साइडवेज मार्केट। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है बोलिंगर बैंड ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। इस वाली स्ट्रैटेजी को हम बहुत अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में यूज करेंगे। सबसे पहले आपको करना है आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। आपको देखना है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। इन एन अप ट्रेंड द प्राइसेस शुड बी कंसिस्टेंटली सिटिंग अबव द मिडिल बोलिंगर बैंड। इसका मतलब होता है ये मान लेते हैं हम बोलिंगर बैंड का मिडिल बैंड है और ये अपर बैंड है। अप ट्रेंड में आपको हमेशा दिखेगा कि प्राइसेस जो है वो मिडिल बोलिंगर बैंड और अपर बोलिंगर बैंड के दरमियान चल रहे हैं। ज्यादातर टाइम्स वो अपर बोलिंगर बैंड के साथ ही मूव कर रहे होते हैं। बाइंग सिग्नल इज जनरेटेड व्हेन प्राइसेस टच द मिडिल बोलिंगर बैंड। इसका मतलब होता है ये मान लेते हैं मिडिल बोलिंगर बैंड है, ये अपर बोलिंगर बैंड है, प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी आपको प्राइसेस मिडिल बोलिंगर बैंड पे आते दिखे आपको बाइंग की पोजीशंस बनानी है। सिमिलरली प्राइस ऊपर जा रहे हैं, फिर से मिडिल बोलिंगर बैंड पे अगर आएंगे प्राइस तो आपको बाइंग की पोजीशंस फिर से बनानी है। ये वाली स्ट्रेटेजी आपको बहुत इंट्राडे में एज वेल एज स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज करनी है। इन डाउन ट्रेंड प्राइसेस शुड बी स्टेइंग बिलो द मिडिल बोलिंगर बैंड। ये हम मान लेते हैं कि मिडिल बोलिंगर बैंड है और ये लोअर बोलिंगर बैंड है। जब भी आप डाउन ट्रेंड में प्राइसेस देखेंगे तो वो मिडिल बोलिंगर बैंड और लोअर बोलिंगर बैंड के दरमियान आपको मूव करते देखेंगे। ज्यादातर टाइम्स वो लोअर बोलिंगर बैंड के साथ ट्रैवल करते हैं। सेलिंग प्रेशर इज जनरेटेड व्हेन प्राइसेस टच द मिडिल बोलिंगर बैंड। ये हम मान लेते हैं मिडिल बोलिंगर बैंड, ये है लोअर बोलिंगर बैंड, प्राइसेस जो है वो इसके साथ चल रहे हैं। जब भी प्राइसेस मिडिल बोलिंगर बैंड के पास आएंगे तो आपको सेलिंग की पोजीशंस बनानी है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो रीसेंट स्विंग लो होगा इन केस अप ट्रेंड। फॉर एग्जांपल ये रीसेंट स्विंग लो है और आपकी बाइंग पोजीशन यहाँ पर बन रही, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर आपकी पोजीशन होगी। और जो आपका टारगेट होगा या तो आप उसे कंटिन्यूअसली ट्रेल कर सकते, या तो 1:3 या 1:2 के रेशियो में ले जा सकते हैं। और जब आप सेलिंग के ट्रेड करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग हाई होगा जब डाउन ट्रेंड में करोगे। ये हम मान लेते हैं कि ये पहला स्विंग का हाई है, एंट्री यहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर देखेंगे कि इसको इंट्राडे में और पोजिशनल ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टीवीएस मोटर्स का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर खोला है और इस चार्ट पर मैंने पहले से ही बोलिंगर बैंड्स ड्रा करके रखे हैं। मार्केट जो था वो एक अप ट्रेंड में था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी प्राइसेस मिडिल बोलिंगर बैंड के पास आए हैं फिर उसके बाद प्राइसेस जो है वो फिर से ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, फिर से मिडिल बोलिंगर बैंड के पास आए हैं, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गए, फिर से मिडिल बोलिंगर बैंड के पास आए हैं, उसके बाद फिर से प्राइसेस ऊपर गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मिडिल बोलिंगर बैंड के पास आए हैं, लेकिन जो यहाँ पर बोलिंगर बैंड है वो कंट्रैक्ट हुआ था। ये कंट्रैक्शन की भी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। सिमिलरली अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर फिर से मिडिल बोलिंगर बैंड से प्राइसेस ने एक जंप लिया था ऊपर की तरफ। यहाँ से भी प्राइसेस ने मिडिल बोलिंगर बैंड से ऊपर की तरफ जंप लिया था। तो आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट में अप ट्रेंड होता है प्राइसेस जो है वो अपर बोलिंगर बैंड और मिडिल बोलिंगर बैंड के दरमियान रहते हैं। जब भी आपको रिट्रेसमेंट में प्राइसेस मिडिल बोलिंगर बैंड पर मिले तो आप वहां पर बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं इन केस ऑफ अप ट्रेंड। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। इस पॉइंट से हम देखेंगे कि यहाँ पर अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइसेस मिडिल बैंड पर आए हैं उसके बाद ऊपर गए हैं, फिर से प्राइस जो है वो मिडिल बैंड पर आए हैं, फिर प्राइस जो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। इस पूरे दिन का जो ट्रेंड था यहाँ से लेकर यहाँ तक वो अप ट्रेंड में था। जब भी प्राइसेस मिडिल बैंड पर आए हैं प्राइसेस ने एक बाउंस बैक दिया है ऊपर की लेवल्स पर। अगर हम निफ्टी के पूरे चार्ट में ये देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसेस ने रिवर्स
किया है नीचे की तरफ, लेकिन हमें कोई मिडिल बॉलिंगर बैंड पर ट्रेड नहीं मिला है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी थी। ये चार्ट जो है वो इंट्राडे के चार्ट्स थे, इसलिए मैं हर दिन पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिडिल बॉलिंगर बैंड पर आए थे तो यहाँ पर हमारा सेलिंग का ट्रेड बन सकता था और हमारा स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई होता। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मिडिल बॉलिंगर बैंड पर एक हमें बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल्स मिले हैं, तो यहाँ पर भी हमारा सेलिंग का ट्रेड बन सकता था। अगर हम आगे देखें, यहाँ पर मिडिल बॉलिंगर बैंड पर भी हमारा ट्रेड बन सकता था, यहाँ पर भी मिडिल बॉलिंगर बैंड पर हमारा ट्रेड बन सकता था। इसके बाद अब हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे की शुरुआत हो चुकी थी और यहाँ पर प्राइसेस जो है वो साइडवेज ट्रेंड में थे। फिर अप ट्रेंड की यहाँ पर फिर से शुरुआत हो चुकी थी, तो जब भी मिडिल बॉलिंगर बैंड पर प्राइस आते हम बाई करते। यहाँ पर पहली बार मिडिल बॉलिंगर बैंड पर प्राइस आए है, फिर उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। फिर प्राइस एक साइडवेज रेंज में थे, लेकिन जो स्टॉप लॉस था हमारा वो इस पॉइंट पर था, वो आगे यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फिर अगर हम इसे ही आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पर हमें मिडिल बॉलिंगर बैंड पर एक बाइंग का ट्रेड मिल रहा था, फिर प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, फिर प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर साइडवेज मार्केट था, उसके बाद भी फिर से जो नेक्स्ट दिन था उसके बाद हाई वॉलेटिलिटी साइडवेज मार्केट था। इसमें हम बॉलिंगर बैंड की साइडवेज मार्केट वाली स्ट्रैटेजी यूज कर सकते थे। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें मिडिल बॉलिंगर बैंड पर एक ट्रेड मिला है। नेक्स्ट दिन जो प्राइसेस है वो BTST में ऊपर की डायरेक्शन में खुले हैं, यानी कि गैप अप में खुले हैं। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पर प्राइस जो है वो मिडिल बैंड को टच कर रहे थे, यहाँ पर टच कर रहे थे, फिर प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर प्राइसेस टच कर रहे मिडिल बॉलिंगर बैंड को, फिर ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। अगर हम आगे देखें तो अभी यहाँ पर सब जगह हाई वॉलेटिलिटी साइडवेज मार्केट है। फिर हम इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक टैप मिला है। यहाँ पर टैप तो परफेक्ट नहीं मिला है, अब बताइए मिडिल बॉलिंगर बैंड के पास आया था। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में हमें यहाँ पर हमें एक टैप मिला था मिडिल बॉलिंगर बैंड पर, फिर उसके बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए थे। ऐसे ही आप डिफरेंट चार्ट्स पर खुद भी ये बैक टेस्ट कर सकते हैं और जब आप इसे कम्प्लीटली बैक टेस्ट करें फिर आप अपनी स्ट्रेटजीज में इसे यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है बॉलिंगर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। आइडेंटिफाई ए पीरियड ऑफ लो वॉलेटिलिटी इंडिकेटेड बाय बॉलिंगर बैंड्स नैरोइंग। इसका मतलब होता है आपको एक लो वॉलेटिलिटी वाला पीरियड ढूंढना है एक स्टॉक में। उस जगह क्या होगा कि बॉलिंगर बैंड जो है वो बहुत ज्यादा नैरो हुआ होगा और प्राइसेस इसी रेंज में मोमेंट दे रहे होंगे। ये जो पीरियड है ये रिप्रेजेंट करता है एक कंसोलिडेशन को। इसमें जो वॉलेटिलिटी होती है यानी कि प्राइस का मोमेंट वो बहुत ही लो होता है। इन दिस केस ए ब्रेकआउट इज इमिनेंट, वेट फॉर ए ब्रेकआउट टू ओकर। जब भी ऐसी आपको सिचुएशन मिले 100% ऑफ टाइम्स इनमें एक ब्रेकआउट जो है वो ओकर हो जाता है। या तो वो ब्रेकआउट ऊपर की साइड का हो सकता है या तो वो ब्रेकआउट नीचे की साइड का हो सकता है। एंटर ए ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रेकआउट। जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो आपको बाई का ट्रेड लेना है। अगर ब्रेकआउट नीचे की डायरेक्शन में होगा तो आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है। ये जो बाइंग और सेलिंग के ट्रेड है आप इसे कंफर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन सिग्नल सच एज स्ट्रॉन्ग बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक्स। अगर आपको इस जगह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश कैंडलस्टिक मिल रही है तो आप उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ब्रेकआउट कैंडल के बिल्कुल नीचे होगा, या अगर वहां पर एक छोटी सी स्विंग है तो उस स्विंग के नीचे भी हो सकता है। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको पीरियड्स ऑफ लो वॉलेटिलिटी ढूंढने हैं। उस लो वॉलेटिलिटी में आपको ट्रेड नहीं करना है। जिस साइड ब्रेकआउट होगा आपको उस साइड का ट्रेड लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने HDFC बैंक का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और इस चार्ट पर मैंने पहले ही बॉलिंगर बैंड्स ड्रा करके रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंगर बैंड्स जो है वो शो कर रहे हैं पीरियड्स ऑफ लो वॉलेटिलिटी। उसके बाद जो ब्रेक डाउन है वो नीचे की डायरेक्शन में हुआ है, तो यहाँ पर हमारी सेलिंग की एंट्री बन रही थी और हमारा स्टॉप लॉस या तो यहाँ पर होता या तो यहाँ पर होता। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। सिमिलरली अगर हम इसी चार्ट में आगे देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक लो वॉलेटिलिटी पीरियड था, फिर उसके बाद जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की डायरेक्शन में हुआ है, तो यहाँ पर हमारी बाइंग की एंट्री बन रही थी और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था। ये वाला ट्रेड भी हमारा सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बॉलिंगर बैंड्स पीरियड्स ऑफ लो वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा था, फिर यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है नीचे की डायरेक्शन में
और यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही थी, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। अगर हम इसी चार्ट में आगे देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो वॉलेटिलिटी थी, बॉलिंगर बैंड्स रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर उसके बाद प्राइसेस में ब्रेकआउट आया है ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ पर हमारा बाइंग का ट्रेड बनता था और फिर उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लो वॉलेटिलिटी का फेज था, यहाँ पर हमारा सेलिंग की एंट्री बन रही थी, फिर उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने BTC USD का यानी कि बिटकॉइन का चार्ट खोला है और यहाँ पर भी एक लो वॉलेटिलिटी का पीरियड बॉलिंगर बैंड शो कर रहा है और यहाँ पर मैंने कंफर्मेशन के लिए मैकडी भी इस पे डाला है। यहाँ पर मैकडी के हिस्टोग्राम्स भी हमें लो वॉलेटिलिटी और लो मोमेंटम शो कर रहे हैं। आपको मैंने मैकडी की स्ट्रेटेजीज में बताया था कि जब हिस्टोग्राम्स बहुत ही लो या बहुत ही छोटे होते हैं उसके बाद एक ब्रेकआउट एमिनेंट होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसके बाद बॉलिंगर बैंड्स का ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गया है, फिर प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं अप टू दिस लेवल। यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। अगर हम बिटकॉइन में ही आगे देखें फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीरियड्स ऑफ लो वॉलेटिलिटी थी, फिर उसके बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा लो वॉलेटिलिटी का पीरियड था जो कि हमें हिस्टोग्राम्स भी दिखा रहे थे और यहाँ पर हमें बाइंग का सिग्नल मिल रहा था, लेकिन हम मार्केट में ना फंसे इसलिए हम यहाँ पर बॉलिंगर बैंड्स पे भी एंट्री ले सकते थे। अगर हम फिर से आगे देखें, यहाँ पर जो बॉलिंगर बैंड्स है वो हमें लो वॉलेटिलिटी दिखा रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर मैकडी भी हमें लो वॉलेटिलिटी शो कर रहा था, तो यहाँ पर भी हमारी बाइंग की एंट्री बन सकती थी। बाकी आप इस स्ट्रेटेजी को खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं, बिना बैक टेस्ट किए इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है बॉलिंगर बैंड्स रिवर्सल स्ट्रेटजी। आइडेंटिफाई एन ओवर एक्सटेंडेड मूव इन द प्राइस व्हेन द प्राइस हैज रीच्ड और एक्सीडेड द आउटर बॉलिंगर बैंड। इसका मतलब होता है हम मान लेते हैं ये एक बॉलिंगर बैंड है, प्राइसेस या तो अप ट्रेंड में है या तो ये लोअर बैंड है और प्राइसेस डाउन ट्रेंड में है। अगर आपको दिख रही है कि कैंडल्स इस बॉलिंगर बैंड से बाहर निकल रही है या अप ट्रेंड में इस अपर बैंड से बाहर निकल रही है, अगर इस बॉलिंगर बैंड के बाहर प्राइसेस जा रहे हैं तो एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि 95% टाइम्स प्राइसेस जो है वो बॉलिंगर बैंड्स के अंदर ही रहते हैं। जो ये लास्ट रिवर्सल वाला कैंडल होना चाहिए वो किसी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर फॉर्म होना चाहिए, यानी कि ये जो आउटसाइड बॉलिंगर बैंड कैंडल होना चाहिए ये एट ए की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। इस वाले कैंडल को हम रिजेक्शन कैंडल कहते हैं। या तो ये हैमर होना चाहिए, शूटिंग स्टार होना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग डोजी स्टार होना चाहिए, या तो ये कोई एनगल्फिंग कैंडल हो सकता है। अगर हमें ये कैंडल्स मिल रहे हैं तो हम इनको ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमें इस वक्त RSI डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है तो उसे हम बेटर सिग्नल कहते हैं। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये आपको कहाँ पर अवॉइड करनी है। हम मान लेते हैं ये बॉलिंगर बैंड्स जो है यहाँ पर नैरो थे और यहाँ पर लो वॉलेटिलिटी थी। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट ताजा हुआ है और आपको आउटसाइड बॉलिंगर बैंड्स या तो हैमर मिले, शूटिंग स्टार मिले या कोई भी कंफर्मिंग कैंडल मिले तो आपको वहां पर रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी लो वॉलेटिलिटी के बाद एक ब्रेकआउट होता है वहां पर अगर आपको रिवर्सल का कोई भी सिग्नल जल्दी मिले तो वो वाला सिग्नल हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर खोला है, यानी कि पहले हम इस स्ट्रैटेजी से यहाँ पर स्कैल्पिंग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो डाउन मूव में जा रहे थे, फिर यहाँ पर आउटसाइड द बॉलिंगर बैंड हमें यहाँ पर हैमर मिला है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, तो यहाँ पर हमारी बाइंग की एंट्री बन सकती थी। जो हमारा पहला टारगेट होता है यहाँ पर वो होता है ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि मिडिल बैंड ऑफ बॉलिंगर बैंड। अगर ये इसको सीधे पेनिट्रेट करता है तो हम इसको अपर बैंड तक ले जाते हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी एक हैमर मिला है। अगर हम इसी में देखें तो यहाँ पर हमें सेलिंग के लिए एक शूटिंग स्टार मिल रहा था जो कि थोड़ा सा आउटसाइड बॉलिंगर बैंड था और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर था। यहाँ पर भी एक हमें हैमर मिल रहा है जिसपे हम बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे और यहाँ पर हमें एक डाइवर्जेंस भी मिल रही है। सिमिलरली इस जगह भी हमें डाइवर्जेंस मिल रही है। अगर हम इसी चार्ट में आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लो वॉलेटिलिटी वाला पीरियड था बॉलिंगर बैंड्स में। तो अगर आपको इमीडिएटली यहाँ पर कोई भी रिवर्सल कैंडल मिले तो आपको वहां पर ट्रेड नहीं करना है, आपको पहले 2-3 कैंडल्स को बनने देना है, उसके बाद अगर आपको मिले तो ठीक है। अलबत्ता इमीडिएटली अगर आपको ये कैंडल्स मिल रहे हैं तो आपको ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब कैंडल्स जो है वो आउटसाइड बॉलिंगर बैंड बने थे 1, 2, 3, 4 और 5, उसके बाद यहाँ पर हमें बेरिश हरामी कैंडल मिला है। उसके बाद जैसे ही प्राइसेस बॉलिंगर बैंड के अंदर आए हैं फिर जो प्राइस है वो नीचे आए हैं। पहला टारगेट आपको मैंने समझाया था कि मिडिल बैंड और बॉलिंगर बैंड होता है, फिर अगर प्राइस इसको भी पेनिट्रेट करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होता है लोअर बैंड ऑफ बॉलिंगर बैंड।
इसी में अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो वोलेटिलिटी पीरियड था, फिर उसकी इमीडिएटली बाद यहाँ पर हमें आउटसाइड बोलिंगर बैंड एक हैमर मिला था। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था आपको इन हैमर्स या इन कैंडल्स को ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ये फेक सिग्नल देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारा ट्रेड बन रहा था, यहाँ पर हमें एनगल्फिंग कैंडल्स मिल रहे थे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आउटसाइड बोलिंगर बैंड्स हमें मॉर्निंग स्टार कैंडल्स मिल रहे थे इन 2-3 कैंडल्स को मिला के। तो उसके बाद यहाँ पर हमारी सेलिंग की एंट्री बन रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में आए हैं अप टू दिस मिडल बोलिंगर बैंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आउटसाइड बोलिंगर बैंड कैंडल मिल रहे थे जो कि एनगल्फिंग कैंडल बना है। तो यहाँ पर भी हमारी बाइंग की एंट्री बन रही थी अप टू दिस मिडल बोलिंगर बैंड। यहाँ पर हमें एक शूटिंग स्टार मिला है नियर अपर बोलिंगर बैंड जो कि आउटसाइड बोलिंगर बैंड है। इस पे भी हम सेलिंग की एंट्री ले सकते थे अप टू दिस मिडल बोलिंगर बैंड। अगर इसको ये सीधे पेनिट्रेट करता तो हम लोअर बैंड तक टारगेट को ले जा सकते थे। और सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइसेस जो है वो डाउन मूव में आए थे और यहाँ पर परफेक्टली आउटसाइड बोलिंगर बैंड आपको एक हैमर मिला है। जैसे ही फिर नेक्स्ट कैंडल अंदर आया है तो यहाँ पर हमारी बाइंग की एंट्री बन रही थी। फिर जो हमारा पहला टारगेट था यहाँ पर वो था दिस 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। फिर इसने इसको रीटेस्ट किया है, फिर से प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए है अप टू दिस अपर बोलिंगर बैंड। अब जो हमारे इस वीडियो की लास्ट स्ट्रेटेजी है वो है सुपर ट्रेंड प्लस बोलिंगर बैंड स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको पहले ही समझाई है सुपर ट्रेंड की वीडियो में, वहां पर ये वाली स्ट्रेटेजी मैंने डीप में समझाई है। यहाँ पर मैं इस स्ट्रेटेजी का सिर्फ रिवीजन करूंगा। इसमें आपको देखना है बोलिंगर बैंड स्क्वीज प्लस सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट। आपको मैंने पहले एक स्ट्रेटेजी पढ़ाई थी जिस स्ट्रेटेजी का नाम था बोलिंगर बैंड कंट्रैक्शन। जब बोलिंगर बैंड में बहुत ज्यादा लो वोलेटिलिटी होती है तो एक साइड का ब्रेकआउट एमिनेंट होता है। अगर ऊपर का ब्रेकआउट हो रहा है यानी कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो रहा है और यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड बाई का सिग्नल दे रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। सिमिलरली जब ब्रेक डाउन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड सेलिंग का सिग्नल देगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। यही इस पूरी स्ट्रेटेजी में हमने एक्सप्लेन किया है। लुक फॉर द लो वोलेटिलिटी एरियाज वेयर बोलिंगर बैंड स्क्वीज, यानी कि आपको बोलिंगर बैंड्स की लो वोलेटिलिटी एरियाज ढूंढने हैं। व्हेन बोलिंगर बैंड स्क्वीज ए ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन इज एमिनेंट। ये मैंने आपको सिखाया था कि जब बोलिंगर बैंड नैरो हो जाते हैं और लो वोलेटिलिटी इनमें आ जाती है तो या तो ब्रेक आउट या तो ब्रेक डाउन वो एमिनेंट होता है। 100% टाइम्स ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाता है। साइमल्टेनियसली वॉच द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर फॉर ए पोटेंशियल ट्रेंड चेंज। अगर यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड बाइंग का सिग्नल दे रहा है ब्रेकआउट के वक्त तो आपको बाई करना है। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड ब्रेक डाउन का सिग्नल दे रहा है तो आपको सेल करना है। अब हम इस स्ट्रेटजी को रियल चार्ट पर समझेंगे। मैं आपको इसको एक ही एग्जांपल सिखाऊंगा। अगर आपको इसे डीप में समझना है तो आप सुपर ट्रेंड की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ICICI बैंक का चार्ट जो है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर खोला है या आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लो वोलेटिलिटी का एरिया था, फिर यहाँ पर बोलिंगर बैंड्स का ब्रेकआउट हुआ है यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड जो है वो बाइंग का सिग्नल दे रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। अगर हम इसी चार्ट पर आगे देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक लो वोलेटिलिटी का एरिया था, फिर यहाँ पर बोलिंगर बैंड्स का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड बाइंग का सिग्नल दे रहा था। फिर उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली गए थे। सिमिलरली अगर इसी चार्ट में हम आगे देखें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक लो वोलेटिलिटी का एरिया चल रहा था, फिर यहाँ पर बोलिंगर बैंड्स का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड बाइंग का सिग्नल भी दिखा रहा था। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।